आज का टॉपिक है सांसद एवं विधायकों की अयोग्यता संबंधी मुद्दा है। इसमें संसद की अयोग्यता संबंधी मुद्दों में हम लोग तीन मुद्दों की बात करेंगे। तीन मुद्दे यानी तीन तरीके से संसद अयोग्य घोषित हो सकता है और उसका सक्षम प्राधिकारी कौन होगा इसको भी देखेंगे। तो एक तो सांसद और विधायक दल बदल के तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, दल बदल कानून के तहत वो अयोग्य घोषित हो सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ, जिस पार्टी से वह सांसद या विधायक निर्वाचित हुआ है, अगर उस पार्टी को अपनी स्वेच्छा से छोड़ देता है तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसको हम लोग दल बदल कहते हैं। तो एक तो दल बदल के आधार पर सांसद और विधायक अयोग्य हो सकते हैं। दूसरा, आप लोग सभी लोग जानते हैं, लाभ का पद, यदि किसी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद धारण कर लिया है, लाभ का पद, उसके आधार पर भी सांसद एवं विधायक अयोग्य घोषित हो सकता है। और तीसरा है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भी सांसद एवं विधायक को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था की गई है कि यदि किसी सांसद या विधायक को किसी भी कोर्ट के द्वारा मिनिमम 2 वर्ष की सजा दे दी गई, दोषी सिद्ध हो गया, 2 वर्ष की सजा मिल गई, तो वो अयोग्य घोषित हो सकता है। तो उसके लिए हमारे यहां वैधानिक प्रावधान है, वैधानिक प्रावधान, जो कि हम लोग कहेंगे पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भी सांसद एवं विधायकों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था की गई है। तो सांसद एवं विधायक को किस प्रकार से अयोग्य घोषित कर सकते हैं, इसके लिए 3 प्रावधान की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। पहला, एंटी डिफेक्शन की बात कर रहे हैं। दूसरा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। और तीसरा, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में बहुत सारे प्रावधान है जिसके आधार पर सांसद एवं विधायक अयोग्य घोषित हो सकता है। कर भरवा, उसमें से अयोग्य घोषित करने के लिए अभी आप लोगों को सुना होगा सबसे लेटेस्ट में कि राहुल गांधी को जब सूरत कोर्ट के द्वारा 2 वर्ष की सजा सुना दी गई तो सांसद से अयोग्य घोषित कर दिए गए। याद होगा अगर आप लोगों को। इसका मतलब उसमें प्रावधान किया गया है, उसको भी आप लोगों को देखना है। फिर दूसरी बात, ये अयोग्य घोषित करने का सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो दल बदल के संदर्भ में अयोग्य घोषित करने का सक्षम प्राधिकारी स्पीकर या सभापति है। लेकिन अब स्पीकर या सभापति का निर्णय अंतिम नहीं होता, अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रपति है। निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति और राज्यपाल आयोग घोषित करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के संदर्भ में, लेकिन किसके परामर्श पर? निर्वाचन आयोग भारत सरकार के परामर्श पर। और तीसरा जो एंटी डिफेक्शन पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, इसके तहत जो होगा, ये भी जो व्यवस्था होगी, तो इसको भी घोषित करने का अधिकार कुछ लोकसभा यानी कुछ स्पीकर को है, कुछ राष्ट्रपति को दिया गया। इसको आप लोगों को देखना है। जल्दी बोलो, बात समझ में आ रही है कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सांसद की अयोग्यता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब बढ़िया समझने का प्रयास करिएगा। पहला हम लोग शुरू करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। पहला आता है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहां ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन एक कहावत बन गया है, गया राम आया राम। ये हरियाणा का एक विधायक था जिसका नाम गया राम था। ये 48 घंटे के अंदर 6 पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया था। 48 घंटे के अंदर 6 पॉलिटिकल पार्टी, और लास्ट में वो कांग्रेस में ही आ गया। तब कांग्रेसियों ने कहा कि पहले गया राम था, अब ये आया राम है। तो आया राम गया राम जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक मुहावरा बन गया है दल बदल का। इसका मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था में नैतिकता का पतन हो चुका है।
राजनीतिक दलों में, पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिशियन में नैतिकता नहीं रह गई। इसका मतलब है कि जिस दल से आप चुनाव जीत कर जा रहे हैं उतनी नैतिकता का पालन करना चाहिए कि आप पूरे कार्यकाल तक उसी दल के साथ रहें। लेकिन हमारे यहां लालच और लोभ के कारण ये कोई प्रलोभन दे दिया पद का, तो उस लालच और लोभ में आकर के हम लोग दल को छोड़ करके कोई दूसरा दल ज्वाइन कर लेते हैं। इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र का एक आधार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, राजनीतिक स्थिरता भी है। क्योंकि जब तक राजनीति में स्थिरता नहीं होगी तब तक पॉलिसी में, पब्लिक पॉलिसी में स्थिरता कैसे होगी। इसे लोक नीतियों में निरंतरता प्रदान करने के लिए राजनीति में स्थिरता का होना आवश्यक है। लेकिन एंटी डिफेक्शन के माध्यम, दल बदल के माध्यम से राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होता था कि लालच और लोभ में आकर के, पद के लालच में, पद के लोभ में आकर के आपने उस पार्टी को छोड़ दिया तो सरकार अस्थिर हो जाती थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती थी। इसलिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा दल बदल विरोधी कानून बनाया गया, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में किया गया है। राजीव गांधी ने इसके लिए कठोर कदम उठाया और इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ कानून बनाया, दल बदल विरोधी कानून बनाया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में उन्होंने दल बदल विरोधी कानून बनाया। इसके लिए बाकायदे संविधान का अनुच्छेद 122 सब क्लास 2 और 212 सब क्लास 2 में संशोधन किया और इसके लिए बाकायदे कानून बनाया गया, जो कि आजकल काफी कारगर है। फिर 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसको कुछ और कठोर बनाने का प्रयास किया गया। विशेषकर पैरा नंबर 3 में जो लिखा था, पहले पैरा नंबर 3 में लिखा था कि अगर 1/3 सदस्य मर्जर करता है, 1/3 सांसद या विधायक टूट कर जाता है या दूसरी पार्टी बना लेता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। तो 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में यह पैरा नंबर 3 को संशोधन कर दिया गया और 1/3 के स्थान पर 2/3 कर दिया गया कि 2/3 के साथ अगर आप मर्जर करते हैं या नई पार्टी बनाते हैं तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कि 10वीं अनुसूची का पैरा नंबर 7 में यह था कि दल बदल के संदर्भ में स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। कि हो तो होलोहोन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि अब स्पीकर या सभापति का निर्णय अंतिम नहीं होगा, अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा। इसका मतलब स्पीकर के निर्णय का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि उसके निर्णय की प्रकृति अर्ध न्याय की है, वो एक अधिकरण के रूप में काम करता है, वो न्यायिक कार्य नहीं करता है, जबकि जुडिशियल रिव्यू संविधान का मूलभूत ढांचा है। इस आधार पर पैरा नंबर 7 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसका मतलब अगर राजनीति में नैतिकता होती तो शायद एंटी डिफेक्शन लॉ की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो राजनीति में पतन हुआ नैतिकता का, तो पहली बार कानून बना करके नैतिकता को बाध्यकारी बनाने का प्रयास किया गया। पहली बार किसी नैतिकता को कानून बना करके बाध्यकारी बनाने का प्रयास किया गया। तो पहले दल बदल के संदर्भ में समझते हैं दल बदल कानून है क्या, इसके कौन कौन अपवाद हैं। पहली बात ध्यान रखिए कि यह पॉलिटिकल पार्टी पर लागू नहीं होता है। कोई अमुक व्यक्ति उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, हर व्यक्ति किसी न किसी दल का मेंबर है, उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगी कि आप उस दल को छोड़ करके इस दल में चले गए। एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है उस दल के निर्वाचित सांसद और विधायकों पर। उस दल के निर्वाचित सांसद और विधायकों पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर पर लागू होता है कि मैं अमुक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर तो मैं पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दिया था, दल बदल कानून लग गया ना। अमुक पार्टी से आप चुन करके सांसद या विधायक बनते हैं और फिर उस पार्टी को छोड़ देते हैं तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, ना कि किसी राजनीतिक दल पर लागू होता है। अब बीजेपी कहता है कि हम विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक सदस्यता अभियान चला रहा है, बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। तो आप मान लीजिए बीजेपी के सदस्य हैं तो आप उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दिए तो आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ थोड़ा लागू होगा। लेकिन अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी से सांसद या विधायक हैं और फिर आप पार्टी छोड़ देते हैं तो आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। अब कोई निर्दलीय सदस्य है, जैसे पप्पू यादव निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनाव जीत कर आए, तो अगर वो निर्दलीय सदस्य हैं
और शपथ लेने की तारीख से 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर अगर किसी दल का सदस्य बन जाते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। लेकिन 6 माह के बाद अगर किसी दल को ज्वाइन करते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। यानी निर्दलीय सांसद और विधायकों पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। कब? 6 माह के अंदर अगर वो कोई दल ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। लेकिन अगर 6 माह के बाद किसी दल को ज्वाइन करते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। तो अब एंटी डिफेक्शन के कौन कौन अपवाद हैं, किन किन पर यह लागू नहीं होगा, इसके अपवाद कौन कौन हैं, दल बदल के अपवाद कौन कौन हैं, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पहला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ही होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सामान्य परंपरा है कि अगर किसी को स्पीकर बना दिया जाता है, डिप्टी स्पीकर बना दिया, तो सामान्यतः मान के वो अपने दल से ऊपर है। तो अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू क्यों होगा? दूसरा चीज ध्यान रखें, आपने दल को छोड़ा है तो आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। लेकिन यदि आपको दल ने छोड़ दिया, सपा ने किसी विधायक को निष्कासित कर दिया, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। बीजेपी ने किसी सांसद को निष्कासित कर दिया तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। इसका मतलब आपने दल को छोड़ा तो आप पर लागू होगा, लेकिन एक दल ने आपको छोड़ दिया तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। तीसरी बात, मर्जर के संदर्भ में कहा गया कि अगर आप मूल राजनीतिक दल के या अन्य दल में विलय हो जाए या 2/3 सदस्य के साथ आप मर्जर कर दे, नई पॉलिटिकल पार्टी बना ले, या तो आप 2/3 सदस्य सांसद या विधायक लेकर के नई पॉलिटिकल पार्टी बना ले या किसी अन्य दल में मर्ज कर जाए, तो मर्जर के संदर्भ में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। मर्जर के संदर्भ में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 10वीं अनुसूची के पैरा नंबर 3 को निरस्त कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि 1/3 सदस्य कि 1/3 सदस्यों के साथ या दूसरे दल में विलय हो जाता है, दूसरे दल में विलय हो जाता है तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। उन्हें पुनः निर्वाचित होने के लिए जनता के समक्ष जाना होगा। इससे बार बार सरकारें गिर जाए, बार बार सरकारें गिरने से बचाया जा सकता है। इससे बार बार सरकारें गिरने से बचाया जा सकता है। 10वीं अनुसूची का पैरा नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट था। 10वीं अनुसूची का पैरा नंबर 7 कहता है कि एंटी डिफेक्शन के संदर्भ में स्पीकर या सभापति का निर्णय अंतिम होगा। स्पीकर या सभापति का निर्णय अंतिम होगा। इसका मतलब स्पीकर या सभापति हमेशा रूलिंग पार्टी का ही होता है, रूलिंग पार्टी के फेवर में काम करता है, जैसा सरकार के फेवर में आता है वैसा ही काम करता है। काफी इसका मिसयूज हुआ, स्पीकर का पद काफी विवादित हुआ। अंततः 1992 में किहोतो होलोहन बनाम जे चिल्लू के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची के पैरा नंबर 7 को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि अब स्पीकर का निर्णय अंतिम नहीं होगा, अंतिम निर्णय सामान्य सर्वोच्च न्यायालय का होगा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम होगा। संविधान के अधीन प्राप्त सभी संवैधानिक प्राधिकारियों कार्यपालिका एवं विधानमंडल की शक्तियों के कार्यपालिका एवं विधानमंडल की शक्तियों के क्षेत्र को परीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। परीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। क्योंकि भारत में
क्योंकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। हमारे यहां संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। और देश में विधि का शासन सर्वोच्च विधि भारत का संविधान, संविधान की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसका न्यायिक समीक्षा कर सकती है। दूसरी बात, 368 में संविधान, हर संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। किसके नाम पर? मूलभूत ढांचा के नाम पर, बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर सुप्रीम कोर्ट हर संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो जब संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, तो संविधान संशोधन करके ही तो आपने 10वीं अनुसूची जोड़ा है। 52वां संविधान संशोधन भी संसद ने ही किया होगा ना। तो हर संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट की इस बेस पर है कि कहीं अब संविधान संशोधन करके संविधान के मूलभूत ढांचे को समाप्त तो नहीं कर दिया। इसका मतलब है कि जब संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, तो 52वां संविधान संशोधन भी संविधान संशोधन था और उसी संविधान संशोधन को करके पैरा नंबर 7 जोड़ा गया। इसका मतलब है कि संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि दलबदल के संदर्भ में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायाधिकरण बनाया जाए, जिसमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होंगे। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक न्यायाधिकरण की बात किया था। वे दल बदल के संदर्भ में जो निर्णय आता है उसको एक न्यायाधिकरण, इसी न्यायाधिकरण में जाना चाहिए, कन्फर्म, क्योंकि स्पीकर की निष्पक्षता पर क्वेश्चन मार्क है। तो कुछ लोगों ने स्पीकर की अगर निष्पक्षता पर क्वेश्चन मार्क है, स्पीकर की निष्पक्षता पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसके विकल्प के रूप में कुछ लोगों ने कहा कि भाई निर्वाचन आयोग को दे दिया जाए, अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग को दे दिया जाए। तो अब दिमाग लगाओ, अगर निर्वाचन आयोग को दिया जाता है, अगर अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग को दे दिया जाए, जो स्पीकर के पास अभी है, तो प्रॉब्लम क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश के आधार पर किया जाता है और उस कोलेजियम में प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड कोई मंत्री है। इसका मतलब है अगर प्रतिपक्ष का नेता चाहता कि यह नियुक्ति ना हो, इसके बावजूद भी नियुक्ति होगी, तो 2-1 से फैसला आएगा। इसका मतलब सरकार जिसको चाहेगी उसको ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य अदर इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करेगा। अब सोचो कि दल बदल का मामला, तो सरकार के फेवर में इलेक्शन कमीशन भी तो काम करेगा। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर भी तो क्वेश्चन मार्क होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ लोगों ने अगर कहा कि अगर स्पीकर निर्णय ना ले तो फिर निर्णय लेने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को दिया जाए। तो अगर इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है तो इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर भी तो क्वेश्चन मार्क होगा। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर भी क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा। और उस कोलेजियम में है कौन? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड कोई मंत्री और लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता। इसका मतलब जिस कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त और अदर इलेक्शन कमीशन नियुक्त कर रहा है, अगर उसी इलेक्शन कमीशन को एंटी डिफेक्शन के संदर्भ में निर्णय लेना होगा तो उसके निर्णय में पार्शियलिटी होने की संभावनाएं हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा कि अगर ये नहीं है, इसमें तो ये अच्छा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण बनाया जाए। वो न्यायाधिकरण निर्णय लेगा, वो न्यायाधिकरण निर्णय ले। ये 2020 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। आया बात समझ में? जल्दी बोलो, बात बन गई?
तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। कुछ लोगों ने ऐसा सिफारिश किया था। तो किहोतो हॉलोहान को एक फ्रेम के रूप में आप लोग देख लें। एक मैं चार्ट बना देता हूं, अभी 10-5 मिनट टाइम भी है। किहोतो हॉलोहान हॉलोहान के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, वो डिसीजन क्या है, एक एक करके देखेंगे। पहली बात यह है कि जब तक स्पीकर के पास निर्णय लेने के लिए अभी पेंडिंग है, स्पीकर के अयोग्यता के संदर्भ में स्पीकर के पास अभी निर्णय के लिए निर्णय लेने के लिए है, स्पीकर के पास पड़ा है। अगर स्पीकर के पास पड़ा है, क्या पड़ा है कि अभी निर्णय ही नहीं लिया, तो न्यायपालिका जांच नहीं करेगी। न्यायपालिका जांच नहीं करेगी। इसका मतलब न्यायपालिका जांच तभी करेगी जब स्पीकर निर्णय दे दे। लेकिन स्पीकर निर्णय कब तक देगा, इसका उल्लेख नहीं किया गया, इसका टाइम लिमिट तय नहीं किया गया, इस निर्णय का समय सीमा तय नहीं है। इस निर्णय का समय सीमा तय नहीं किया गया। तो अगर इस निर्णय का समय सीमा तय नहीं किया गया, तो इसका मतलब इसका मिसयूज करेगा। अभी भी स्पीकर इसका मिसयूज कर रहा है। यानी न्यायपालिका जांच तभी करेगी जब स्पीकर निर्णय दे चुका होगा। अगर निर्णय पेंडिंग है निर्णय के लिए, तो न्यायपालिका जांच नहीं करेगी। दूसरा, स्पीकर का निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होगा। दूसरा क्या आया, स्पीकर का निर्णय अब अंतिम नहीं होगा, निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन होगा। तीसरा, कुछ लोग कहेंगे कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप है स्पीकर के संदर्भ में। तो ध्यान रखेंगे, प्रक्रिया एक प्रक्रियात्मक है। प्रक्रियात्मक इसका मतलब अनुच्छेद 122 और 212 में हस्तक्षेप नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं हस्तक्षेप होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अनुच्छेद 122 और 212 क्या कहता है, जिस समय जब तक जिस न्यायपालिका का हस्तक्षेप वर्जनीय है, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कब करेगी, जब निर्णय दिया जा चुका होगा। इसका तो प्रक्रियात्मक रूप में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हम कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन स्पीकर का निर्णय क्वासी जुडिशरी है, अर्ध न्यायिक है। तो जब अर्ध न्यायिक है, एक अधिकरण के रूप में काम कर रहा है, तो न्यायिक तो नहीं है, तो फिर इसकी समीक्षा तो होगी, कंफर्म हुआ। फिर चौथा बात क्या बोला कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का मूलभूत ढांचा है। संविधान का मूलभूत ढांचा है, कंफर्म हुआ। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि दल बदल विरोधी कानून, दल बदल अधिनियम, दल बदल कानून अनुच्छेद 105 और 194 के खिलाफ नहीं है। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट। खिलाफ नहीं है, क्योंकि विचार व्यक्ति आजादी है आपको, लेकिन वो आजादी अत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। कंफर्म हुआ? एब्सोल्यूट नहीं है आपका। और
लास्ट में एक और डिसीजन क्या आया 2022 में, जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। तो 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया वो क्या आया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण बनाया जाए। इसके लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायाधिकरण बनाया जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। लेकिन किसके संदर्भ में 2020 में ये कहा गया? ये 2020 का डिसीजन है, 2020 में निर्णय आया। किसके संदर्भ में? कुछ लोगों ने कहा इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए। तो अगर इलेक्शन कमीशन को देंगे तो उसकी निष्पक्षता पर भी तो क्वेश्चन मार्क है। वो कहां से निष्पक्ष हो गया? वो निष्पक्ष तो नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण मामला पेचीदा यही है कि अगर मामला लंबित है स्पीकर के पास, वो कब तक लंबित रहेगा इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। और जब तक स्पीकर निर्णय नहीं देगा तब तक न्यायपालिका जांच नहीं करेगा। इसका न्यायपालिका का हस्तक्षेप वर्जनीय है। आज भी स्पीकर ही बादशाह है आइडेंटिफिकेशन के संदर्भ में। जल्दी बोलो, कितनी बात समझ में आया? दल बदल कुछ समझ में आया कि नहीं आया? दल बदल कुछ समझ में आया? आ गया दल बदल कुछ समझ में ठीक ठाक? तो आज का टॉपिक यहीं तक था। एक अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बच रहा है जो कल करेंगे, और पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत भी सांसद विधायकों को आयोग घोषित किया जाता है, उसको भी देखेंगे, और उसके सक्षम प्राधिकारी कौन है ये भी देखेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट क्लास हम लोग कल लेंगे उसमें दो मुद्दे रहेंगे। एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का लाभ का पद बड़ा चर्चित रहता है, और जैसा कि राहुल गांधी की अभी सदस्यता समाप्त हो गई थी, इसके पहले फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको लगाया। तो सूरत कोर्ट के द्वारा उनको 2 साल की सजा मिल गई थी। तो अगर किसी सांसद विधायक को 2 साल की सजा मिनिमम मिल जाती है, अपराध सिद्ध कर दिया जाता है और उनको सजा मिल गई, तो उसके सदस्यता विधायक की, संसद सदस्यता विधायक की चली जाएगी। इसको भी कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग 3 बजे पब्लिक एड का क्लास है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 3 बजे हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है ना। तो किहोतो होलोहोन जो है ये नागालैंड के एक विधायक थे, ये नागालैंड के एक विधायक थे। इन्हीं के संदर्भ में मामला आया है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या थे? एक्चुअली विधायक थे, कहाँ का? नागालैंड के थे, ठीक है ना। ये बड़ा मिसयूज हो रहा था, हालांकि अभी भी हो रहा है, कि अभी भी मामला वही है। प्रॉब्लम यह कि इनकी समय सीमा तय नहीं किया है। जब समय सीमा तय नहीं किया तो मिसयूज तो अभी भी कर रहा है स्पीकर, क्योंकि जब तक निर्णय देगा नहीं तब तक न्यायपालिका काम करेगा नहीं। तो न्यायपालिका तभी जांच करेगा जब निर्णय दे चुका होगा। वो देगा कब, इसका कोई टाइम पीरियड, टाइम लिमिट तय नहीं है। इसी संदर्भ में DY चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र के संदर्भ में एक बोला था कि भाई आप निर्णय दो, नहीं तो मैं समय सीमा तय करता हूं, कि आप समय के अंदर नहीं देंगे तो मैं अपना निर्णय दूंगा। इसका मतलब इसका मिसयूज हो रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। संसद की अयोग्यता का दूसरा मानक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, लाभ का पद क्या है? कई बार आप लोग सुने होंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद के आधार पर इनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। लाभ के पद के कारण इनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई। इसका मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है ये भी जानना जरूरी है। तो आप लोग जानते ही हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के संदर्भ में अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग की सलाह पर संघ में राष्ट्रपति लेता है, और विधायकों की अयोग्यता के संदर्भ में राज्य में निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। तो निर्णय राष्ट्रपति और राज्यपाल लेगा, लेकिन निर्वाचन आयोग की सलाह पर लेता है। ये निर्णय लेने वाला सक्षम प्राधिकारी है। लेकिन प्रश्न ये है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या? तो पहली बात ध्यान रखें कि लाभ के पद शब्दावली की परिभाषा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। इसका तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शब्दावली की जो कोई परिभाषा, ये क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाए, इसका उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं किया गया, और ना ही पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में कोई प्रोविजन है ऐसा। तो फिर इसको
परिभाषित करने का अधिकार विधि के तहत संसद को दिया गया है। विधि के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है। इसका तो लाभ के पद को डिफाइन करने का अधिकार, कई बार आप लोगों से यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है, पीसीएस में भी प्रश्न पूछा है कि लाभ के पद को डिफाइन करने का अधिकार किसको है, तो आप लोग बताएंगे संसद को है। संसद के अधिनियम के तहत ये पद को, लाभ के पद को डिफाइन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। और संसद द्वारा सांसद अयोग्यता अधिनियम 2006 पारित किया गया। सांसद अयोग्यता अधिनियम 2006 पारित किया गया और इसी अधिनियम के तहत उस समय सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन और लोकसभा की सदस्य मिसेस सोनिया गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि दोनों ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर कार्यरत थे, लाभ के पद पर कार्यरत थे। कन्फर्म। तो इसका मतलब इसको परिभाषित करने का अधिकार न तो संविधान को, संविधान में कोई इसकी परिभाषा नहीं है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव के 1951 में इसको डिफाइन नहीं किया गया। इसको डिफाइन करने का अधिकार संसद को दिया गया है और संसद ने 2006 में सांसद अयोग्यता अधिनियम 2006 पारित किया है, जिसमें लाभ के पद को परिभाषित करने का काम किया है। सामान्यतः ऐसे पद जिस पर कार्य करने वाले को कोई वेतन या भत्ते मिलते हों, लाभ का पद होता है। दैनिक भत्ता को इसमें शामिल नहीं किया गया। वेतन भत्ते शामिल हैं लाभ के पद में, लेकिन दैनिक भत्ता शामिल नहीं है। ध्यान रखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है कि लाभ के पद में दैनिक भत्ता शामिल नहीं है। कंटिन्यू करिएगा। लाभ शब्द से आशय धन संबंधी लाभ से है। धन संबंधी लाभ से है। लाभ की मात्रा इस बात का निर्धारण करती है कि कोई पद लाभ का है या नहीं, कोई लाभ का पद सरकार के अधीन है या नहीं, इसके निर्धारण की निम्नलिखित मानक हैं। कुछ मानक जानना है आप लोगों को। निम्नलिखित मानक हैं, इसके निर्धारण के लिए निम्नलिखित मानक हैं। कुछ अपने मानक बनाए गए हैं, 4-5 पहलू है, उनमें से कोई भी एक होगा तो आपको समझ जाना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता है। पहला लिखिएगा, पहला पॉइंट, पहला मानक है, क्या सरकार को नियुक्ति का अधिकार है? अगर सरकार को नियुक्ति करने का अधिकार है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा। अगर आपकी नियुक्ति सरकार कर सकती तो आपको हटाने का अधिकार भी सरकार के पास होगा। या पदमुक्त करने का अधिकार सरकार को है, पदमुक्त करने का अधिकार सरकार को है। तीसरा मानक क्या है, यह बढ़िया से याद रखिएगा सब आज जो पढ़ा रहा हूं। तीसरा, क्या पदधारक को सरकार वेतन देती है? क्या पदधारक को सरकार वेतन देती है? चौथा मानक, पदधारक के कार्य क्या हैं? लास्ट लिखिएगा, क्या सरकार उनके कार्यों के तरीकों पर नियंत्रण रखती है? 3-5 में कोई भी एक अगर तय हो जाए तो समझ जाना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें प्रावधान है, पहला लिखिएगा, किसी चुनाव में भ्रष्टाचार किया हो। किसी चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ हो, किसी चुनाव में भ्रष्टाचार। अगर किसी चुनाव में आपने भ्रष्टाचार किया है तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, अभी आपने पिछले साल देखा था राहुल गांधी का कि संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। किसके आधार पर? सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा इनको 2 वर्ष की सजा सुनाया था। तो अगर किसी भी कोर्ट के द्वारा
अपराध में दोष सिद्ध हो जाए और 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए उसे कारावास का सजा सुना दे, यानी दंड दिया गया हो, तो उसकी भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई थी। तो देखिए, किसी अपराध में दोष सिद्ध के फलस्वरूप, किसी अपराध में दोष सिद्ध के फलस्वरूप कम से कम 2 वर्ष का, कम से कम 2 वर्ष का कारावास का सजा दिया गया हो, कारावास की सजा दिया गया हो, इसके आधार पर किस सदस्यता चली जाएगी। तीसरा पॉइंट, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में 70 लाख रुपए खर्च होता है, विधानसभा के लिए 40 लाख रुपए की व्यवस्था है। अब चुनाव आपने लड़ा, चुनाव के खर्च का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, चुनाव के खर्च का हिसाब देने में आप विफल हो गए, तो भी आपकी सदस्यता जा सकती है। तो लिखिएगा तीसरा, चुनाव के खर्चे का हिसाब पेश करने में विफलता है, चुनाव के खर्चे का हिसाब पेश करने में विफलता, चुनाव के खर्चे का हिसाब पेश करने में विफलता। नेक्स्ट पॉइंट, आजकल देखते हैं बहुत सारे सरकार के कारपोरेशन हैं, बहुत सारे कारपोरेशन हैं, निगम हैं, और उसमें अगर सरकार की 25% हिस्सेदारी है, कम से कम 25% या उससे अधिक की हिस्सेदारी है, और उस निगम के आप अध्यक्ष बने हैं, तो आप लाभ के पद के दायरे में आते हैं, तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी लाभ के पद के अंतर्गत है। कोई कारपोरेशन, कई बार सुनते हुए कि इस अमुक विधायक को अमुक कारपोरेशन का अध्यक्ष बना दिया गया, मंत्री नहीं बना पाया तो नाखुश है, नाराज है, तो किसी अमुक कारपोरेशन को उसको अध्यक्ष बना दिया गया, उस कारपोरेशन में सरकार की मिनिमम भागीदारी 25% है या उससे अधिक है, तो वो पद लाभ के पद में आता है और उसके आधार पर उसकी सदस्यता अयोग्य घोषित हो सकता है। तो देखिए, किसी निगम में जिसमें सरकार 25% या इससे अधिक अंश रखती हो, हिस्सेदारी रखती हो, 25% या इससे अधिक हिस्सेदारी रखती हो, तो लाभ का पद धारण करना कहलाता है, तो यह लाभ का पद कहलाता है। तो लाभ का पद कहलाता है। ठीक है, ये चीजें कुछ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर किसी को कम से कम 2 वर्ष की सजा मिल चुकी है तो उसकी सजा जाएगी। चुनाव खर्च का हिसाब नहीं दे पा रहा, चुनाव के समय भ्रष्टाचार किया है, या किसी कारपोरेशन का अध्यक्ष जिसमें कम से कम 25% हिस्सेदारी या उससे अधिक सरकार की है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में तो सजा जाना है। ये संसद की अयोग्यता संबंधी कुछ प्रावधान है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? जल्दी बोलो, समझ में आ गया? ठीक ठाक आ गया समझ में? ठीक ठाक। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये आज आप लोगों को संसद और विधायकों की अयोग्यता संबंधी जो मुद्दे थे, या तो एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण अयोग्य होगा, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कारण अयोग्य हो सकता है, या कुछ प्रावधान पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत भी प्रावधान है, उसके तहत भी उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कंफर्म हुआ? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है।